क्या हमारा ख्याल दुरुस्त है? प्रोफेसर ने सरसराती हुई आवाज में पूछा। हाँ प्रोफेसर, ये वही वादी है, ये वही ढलान है जहां से गुजरकर तुम आए थे, और मैं बर्फ के इसी वीराने की बात कर रहा हूँ जहां तुम्हारा जहाज तबाह हुआ था, उसने कहा। लड़कियों के चेहरों पर हैरत नजर आ रही थी। तब प्रोफेसर ने कहा, क्या तुम इसकी जोग्राफियाई पोजीशन बता सकते हो? मेरा मतलब है, हालांकि तुमने यहाँ तक आने के लिए एक तवील सफर किया है, उसके लिए बेचैन ना हो प्रोफेसर, मैं तुम्हें इस इलाके की पूरी तफसील बता दूंगा। यहाँ मैंने कई तवील नींद ली है, ये खाली गार थे। यहाँ जो कुछ तुम देख रहे हो ये बाहर के इलाकों से लाकर जमा किया गया है। इस बात से अंदाजा करो कि मैं इस इलाके से किस हद तक वाकिफ हूँ। यकीनन यकीनन। ओह कैसी अनोखी इतला है ये, लेकिन इससे भी दिलचस्प बूढ़े की कहानी है। उसे पूरा करो। उसका क्या हशर हुआ? क्या इस गार में तुम्हारे सिवा कोई और भी जानदार मौजूद है, या फिर वो किसी और जगह अपनी तवील नींद पूरी कर रहा है? या प्रोफेसर खामोश हो गया। वो बदस्तूर मुस्कुराता रहा। इन गारों में खासा वक्त गुजारने के बाद मैंने इनका मुकम्मल जायजा लिया और फिर बूढ़े की खबर लेने चल पड़ा। ढलानों की खौफनाक चढ़ाई मेरे रास्ते रोकती रही, लेकिन ये इसके लिए मुमकिन नहीं था। मैं ऊपर पहुंच गया। बूढ़े की कब्र पर नस्ब शुदा निशान बर्फ की तहों में ढक चुका था, और अगर मैं कुछ और वक्त गुजार लेता तो शायद बूढ़े को दोबारा न तलाश कर पाता। बहरहाल मैंने कब्र खोदना शुरू कर दी। बर्फ की मोटी तह को खोदने में भी काफी वक्त लगा। तब मुझे बूढ़े का जिस्म नजर आ गया। वो आंखें बंद किए लेटा था। मैंने उसे निकाल लिया तो प्रोफेसर, मैंने महसूस किया कि उसके जिस्म ने कुछ और तवानाई हासिल कर ली है। मैंने उसके जिस्म की हरारत का अंदाजा किया और उसने आंखें खोल दी। मैंने उसका हाल पूछा तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, बड़ी खुशगवार नींद थी वो थी। कहा, आह मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं दोबारा पैदा हुआ हूँ। क्या तुम मेरी जिस्मानी हैसियत में कुछ तब्दीली महसूस करते हो? हाँ, तुम पहले से तवाना महसूस हो रहे हो। तुम्हारा जिस्म तवानाई जज्ब कर रहा है। तब बूढ़ा खुशी से मुझसे लिपट गया। उसकी सुर्ख आंखों में बेपनाह खुशियां करवटें बदल रही थी, और प्रोफेसर उसके सफेद बाल स्याह होते जा रहे थे। उसकी पतली पतली टांगों पर गोश्त की तहें चढ़ रही थी। बूढ़े की उस कैफियत से मैं भी खुश था। मैं उसके एहसानात का सिला देने के लिए तैयार था। बस अब आखिरी तजर्बा बाकी था, और मुमकिन है जब वो आखिरी तजर्बे से गुजरे तो उसकी जगह एक कवि हैकल जवान खड़ा हो, जिसका रंग सोने की तरह चमकदार हो और जिसके जिस्म की तवानाई बेपनाह हो। हम आखिरी तजुर्बा अपनी जमीन पर चलकर करेंगे, आशोशा ने कहा, और मैं तैयार हो गया। चुनाचे हमने वापसी का सफर शुरू कर दिया। आशोशा की चाल अब जवानों की सी थी। रास्ते में उसने कई बार मुझसे उसका इजहार किया। मेरे जिस्म की कुव्वत बेपनाह बढ़ गई है बुती का। मुझे यकीन हो गया है कि मैं दायमी जवानी हासिल करने में कामयाब हो जाऊंगा। और फिर अजीम बुती का, मेरे मुकद्दस दोस्त, मेरे मोहसन, हम दोनों मिलकर सदियों का सफर करेंगे। तुम्हें अपना हम सफर पाकर मुझे बेपनाह खुशी हो कि मुतब्बिर, बिलाशुबा हम दोनों मिलकर दुनिया के बदलते हुए रंग देखेंगे और अपनी इन पेशन गोइयों को आजमाएंगे जो हमने इसके बारे में की है। मैंने जवाब दिया और आशोशा जवानी के ख्वाब आंखों में बसाए मेरे साथ बस्ती वापस आ गया। उसके खादम उसके मुंतजिर थे। आशोशा को करार नहीं था। उसने एक लम्हा साया किए बगैर एक वीरान गार में लकड़ियों का ढेर जमा कराना शुरू कर दिया, और फिर मखसूस दवाओं के जरिए उस ढेर को आग लगा दी गई। पूरे एक हफ्ते तक ये आग सुलगती रही। पहाड़ गर्म हो गए, चट्टानें चटकने लगी, और जब एक खौफनाक आतिशकदा तैयार हो गया तो हम किसी को साथ लिए बगैर आतिशकदे के नजदीक पहुंच गए। दूर दूर तक जमीन तपकर सुर्ख हो गई थी। खौफनाक आग की तपिश ने मीलों दूर के इलाके को जहन्नुमजार बना दिया था। इस जहन्नुमजार पर नंगे पांव चलते हुए आशोशा ने कहा, इसकी हरारत किस कदर लतीफ है बुती का। मैं दूर से आग के गार को देख रहा हूँ, लेकिन ये मेरे दिल में खौफ क्यों पैदा हो रहा है? क्या तुम्हें खौफ महसूस हो रहा है? मैंने पूछा। हाँ, सिर्फ इस कदर कि मेरे जहन में ख्याल पैदा हुआ है कि आग शायद समंदर और बर्फ की तरह मेहरबान ना हो, लेकिन मेरे इन अल्फाज से तुम ये ना समझना कि मैं जवानी हासिल करने के ख्याल को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। हम आतिशकदे की तरफ बढ़ते गए। आशोशा बिल्कुल खामोश हो गया था। पत्थरों की तपिश से जमीन पिघलती हुई महसूस हो रही थी। तब मैंने आशोशा से कहा, मैं आग के समंदर में दाखिल होकर वापस आता हूँ ताकि तू देख ले कि आग जिंदगी को किस तरह जला बख्शती है। मैं भी तेरे साथ चलूंगा वो देखा। आशोशा ने जाने किस जज्बे के तहत मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, इंतजार कर आशोशा, मैं खुद को काबू में नहीं रख सकता। मैं ताज़ा दम हो जाऊं, इसके बाद मैं तुझे ले जाऊंगा, मैंने कहा। और आशोशा कुछ घोंटों पर जुबान फेरने लगा और मैं उससे हाथ छुड़ाकर आग के जहन्नुमजार में दाखिल हो गया। मेरे जिस्म के मसामात आग जज्ब करने लगे। एक लतीफ हरारत में रगे पैर में सराहियत करने लगी। मेरा ज़हन जाग उठा, तमाम गर्द छट गई और मैं ताज़ा दम हो गया। मेरी रंगत निखर गई, जिस्म की ताकत और चमक बढ़ गई और मैं आतिशकदे के एक कोने से दूसरे कोने तक सैर करने लगा। फिर जब मैं बाहर आया तो आशोशा की बुरी हालत थी। उसका जिस्म कांप रहा था, लेकिन मुझे देखकर वो सख्ते में रह गया। तू क्या बन गया है बोती का? तू किस कदर हसीन नजर आता है। आग ने तुझे अपना पर्तिव बख्श दिया है। कितनी मेहरबान है ये आग। बस अब मुझे इससे दूर न रहने दे।
बस अब मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता। बोती का बूढ़े पागल ने एकदम आतिश गधे में छलांग लगा दी। वो मोटे मोटे शोलों में घुस गया और मेरे कानों ने उसकी चीखें सुनी, दिल दहला देने वाली चीखें, और मैं बदहवास हो गया। मैंने आग के गार में छलांग लगा दी। मेरी आंखें रोशन आग में देख रही थी। तब मैंने एक स्याह कोयले को उछलते देखा। वो इंसानी जिस्म की हेत रखता था। वो आग की सुर्ख जमीन पर बार बार उछल रहा था और नीचे गिर रहा था। अब उसकी चीखें बंद हो गई थी। मेरे पहुंचने तक वो 2-3 बार उछला, फिर वो भी आग की तरह सुर्ख हो गया। जलने के बाद उसने आग जज्ब कर ली थी। हाँ, यह अशोशा ही था, जवानी का तलबगार और बूढ़ा मुदब्बिर। आग ने उसे खुद पर बर्तरी हासिल नहीं करने दी थी, वो इस पर छा गई थी। मैंने उस रोशन कोयले को उठा लिया और वो टूट कर मेरे हाथ से नीचे गिर गया। चंद साथ के बाद वो नन्ही नन्ही चिंगारियों में बदल गया। अब अशोशा का कोई वजूद नहीं था। उसकी मौत मेरे लिए सानिया अजीम थी। मैंने उसके लिए खलूस दिल से सोचा था। मैंने उसे सदियों के लिए मुंतखब किया था। मैंने सोचा था कि अब मैं तन्हा सदियों का सफर नहीं करूंगा। मेरा एक साथी होगा, मेरा एक दोस्त होगा जो मेरा हम पल्ला होगा। बिलाशुबा वो मेरा उस्ताद था। उसने बहुत से अलूम मुझे सिखाए थे और इस दुनिया में मेरे लिए बेशुमार दिलचस्पियां फराहम कर दी थी, लेकिन खुद वो इन खुशियों में शरीक न हो सका था। वो जवानी हासिल करने की आरज़ू में फना हो गया। एक वो बुढ़ापे पर ही कनात करता। प्रोफेसर तो शायद एक तवील जिंदगी हासिल कर लेता, लेकिन यह सदियों की कहानी है। इंसान की हवस आज की बात नहीं है। वो हमेशा ही से कुछ चाहता है, जो मिलता है उस पर बस नहीं करता। इसे तमाम ताइशात की जरूरत होती है। हम लफ्ज कनात को एक इखलाकी हैसियत देते हैं, लेकिन अगर खुद का तजिया करें प्रोफेसर, तो जिंदगी की आखिरी सांस को भी करार नहीं है। इंसान हमेशा इससे मुतमईन नहीं होता। जो वो होता है वो सारे जहां को खुद में समेट लेने का आरज़ूमंद होता है। मैं इंसान की इस तलब का कोई तजिया नहीं कर सका। अलबत्ता इसके बारे में सोचा जरूर है। काश बूढ़ा अशोशा जो था वही रहना चाहता। समंदर ने उससे ताउन किया था क्योंकि नर्म मिजाज और मेहरबान है। बर्फ की शिद्दत को भी उसके मुनहनी जिस्म ने बर्दाश्त कर लिया था और बर्फ ने अपनी तवानाई उसे बख्श दी थी। लेकिन आग वो फितरतन तेज है, वो किसी से मुसख्खिर नहीं होती। ताकत से इसे दबा दो, लेकिन जब उभरेगी भरपूर होगी। मेरी बात और थी। मैंने किसी चीज की तलब नहीं की थी। मैं तो वक्त की पैदावार था। मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि मुझे किसने जन्म दिया, कौन मेरा बाप था, कौन मेरी माँ थी। यकीन करो प्रोफेसर, मैंने सदियां गुजारी हैं तहकीको तजस्सुस से। मैंने अदवार का गहरा तजिया किया है, मैंने फितरत का गहरा मुतालिया किया, लेकिन मैं कितना बेहकीकत इंसान हूँ कि खुद अपने बारे में आज तक कुछ नहीं जान सका। मुझे नहीं मालूम प्रोफेसर कि मैं क्या हूँ। मैं खुद अपनी खोज में हूँ और जिस दिन मुझे मालूम हो गया कि मैं क्या हूँ, वो दिन शायद मेरा आखिरी दिन हो। मैं भी इस दुनिया से बुदोबाश उठा लूँ और शायद उस नए जहान में चला जाऊं जहां के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं। वो खामोश हो गया। प्रोफेसर और उसकी दोनों लड़कियां हस्बे मामूल उसकी बातों में खोए हुए थे। उनकी निगाहों में गार में सुलगता हुआ खौफनाक अलाव था, जिसमें अशोशा के जले हुए जिस्म की चिंगारियां राख बन चुकी थी। वो उसके बारे में भी गौर कर रहे थे। इंसानी पैकर में वो क्या है, उसकी जाहिरी शक्ल सूरत, उसकी ख्वाहिशात, इसकी फितरत बिल्कुल इंसानों की तरह है, लेकिन बजाते खुद वो क्या है। और जब उसकी खामोशी तवील हो गई तो फरोजा से रहा न गया और वो बोल पड़ी, इसके बाद क्या हुआ? और वो चौंक पड़ा। उसने उसी अजनबी अंदाज में उन तीनों को देखा जो कभी कभी उस पर तारी हो जाता था, जैसे वो माहौल से बेखबर हो गया हो। उसे कुछ याद न रहा हो कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है। रफ्ता रफ्ता उसकी आंखों की रौनक लौट आई, उसके होंठों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई और फिर उसने एक गहरा सांस लेकर कहा, मुझे यकीन है मेरे इस सवाल का जवाब कभी नहीं मिलेगा। किसके पास ये जवाब है? मज़ाहिब की तश्कील का दौर गुजर चुका, वरना मैं किसी मजहबी रहनुमा से पूछता कि मैं क्या हूँ। मुमकिन है कौमें तख्लीक करने वाले मुझे मेरे सवाल का जवाब दे देते। मैंने बड़ी गलती की, लेकिन अब तो अफसोस का वक्त गुजर चुका है। अदवार गुजरते रहेंगे, मैं इनकी कहानियां सुनता रहूंगा, नई कहानियां तख्लीक होंगी और मैं इनमें शामिल होऊंगा, लेकिन मैं खुद भी अपनी कहानी कभी न जान सकूंगा। उसे गर्दन झटकी और फिर उसकी मुस्कुराहट जानदार होगी। मैं फिर उलझ गया। जाहिर है मेरी ये ख्वाहिश कभी पूरी ना होगी, तो फिर मैं इसमें क्यों उलझूं? तो तुम इसके बाद की कहानी सुनो। मैं आशोशा की राग समेट न सका। तुम्हें मेरी पूरी जिंदगी का इल्म हो चुका है। तुमने मेरे बारे में बखूबी जान लिया है। तुम्हें मालूम है कि अदवार मेरे सामने बने बिगड़े, सल्तनतें तबाह हुई, इंसान बर्बाद हुए, लाखों मिले, लाखों बिछड़ गए। लेकिन आशोशा की ये जुदाई मुझे बहुत शाख गुजरी थी। मुझकी राग को यूं ही छोड़कर आग के गार से निकला उदास सा, बददिल सा। मैंने सोचा आशोशा की तलब ही गलत थी। जड़ी बूटियों ने उसे तवील जिंदगी दी थी, लेकिन वो मिट्टी का इंसान था और मिट्टी की हदूद मुकर्रर है। हदूद से परवाज किसी तौर मुमकिन नहीं है। चुनाचे में आशोशा के गार की तरफ चल पड़ा। पूरा गार यूं का तू था। आशोशा के अजायबात जिंदा थे, लेकिन आशोशा खत्म हो चुका था। बस्ती वालों को उसके बारे में कैसे बताऊं? इन्हें बताकर मिलेगा भी क्या? और अब वो आशोशा के मोहताज नहीं थे। अब उन्हें बुतीका की जरूरत नहीं थी। वो तरक्की के दौर में दाखिल हो चुकी थी। उन्हें जिंदगी गुजारना आ गई थी। मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया।
फिर मैं क्यों इन पर मुसल्लत रहूं। सच कहूं तो प्रोफेसर आशोशा की मौत ने मेरे ज़हन पर एक अजीब सी कैफियत तारी कर दी थी। इससे पहले मैं इतना बददिल कभी नहीं हुआ था। कमटाली वाले आज भी बुतीका की इतनी ही इज्जत करते थे। वो आज भी उस पर अपना सब कुछ निसार करने को तैयार थे, क्योंकि वे एहसान फरामोश न थे। बस्ती की कवारियां आज भी बुतीका के आछी बदन की हरारत अपने कवारे जिस्मों में जज्ब करने को तैयार थी, लेकिन अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं थी। एक अनोखी सी बेजारी मेरे ज़हन पर तारी हो गई थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं यहां से चला जाऊं, किसी नई जगह, किसी नए जहान में। कई दिन तक मैं उन गारों में पड़ा सोता रहा। आशोशा की मेहनत को मैं इस तरह जाया करना नहीं चाहता था। उसे मेरे ज़हन को नए नए रास्ते दिए थे, मैं उनसे फायदा उठाना चाहता था। तब मैंने उस जगह को याद किया जहां मैं आशोशा को बर्फ में दफनाने के बाद किया था, और मेरे ज़हन ने एक नए ख्याल को जन्म दिया। क्यों ना मैं आशोशा के बख्शे हुए अलूम को जला दूं, क्यों ना मैं अदवार के बारे में नई नई बातें मालूम करूं। और प्रोफेसर, ये ख्याल मेरे ज़हन में पुख्ता हो गया। मैंने आशोशा की दौलत जमा की, जड़ी बूटियां और दूसरी बहुत सी चीजें जो मेरे काम आ सकती थी। मैं उन गारों में एक अनोखी दुनिया तामीर करना चाहता था। हाँ, ये एक बेहतर मशगला होगा, मैंने सोचा। इस तरह मैं जिंदगी की यकसानियत से भी निजात पा सकूंगा, यही मेरे लिए बेहतर है। तब प्रोफेसर, मैंने दिन रात की मेहनत से अपने लिए एक गाड़ी तैयार की जो मेरी चीजों को बार कर सके। इस गाड़ी के लिए मैंने बस्ती से 4 घोड़े हासिल किए और एक रात में इन तमाम चीजों को बार करके चल पड़ा। मेरा रुख बर्फ के उन्हीं मैदानों की तरफ था। अब यही मेरा असासा था जिसकी मैं पूरी पूरी हिफाजत करना चाहता था। तवील सफर बेपनाह दुश्वारियां रखता था। जानदार घोड़े बहुत कम फासले तक साथ दे सके। एक एक करके 4 मर के। तब उनका फर्ज मैंने संभाल लिया और बिलाखिर मैं अपने असासे को बाहिफाजत यहां लाने में कामयाब हो गया। मैं आशोशा से ज्यादा ज़हीन था प्रोफेसर। आशोशा के गार इन गारों के मुकाबले में सिफर से भी कम हैसियत रखते थे। मैंने शदीद मेहनत से इन गारों को साफ सुथरा किया, अपनी असास यहाँ सजाई, और ये काम बहुत दिलचस्प मालूम हुआ। मुझे इंसानों की जरूरत महसूस नहीं हुई। बर्फ के खतरनाक ढलवानों के इस तरफ की दुनिया मेरी अपनी दुनिया थी। मैं यहाँ सिर्फ अपने नकूश कायम करना चाहता था और मैं दिन रात तगो-दो में मसरूफ हो गया। यहाँ बैठकर मैंने अपनी कुल जिंदगी की दास्तान कलम बंद की, आइंदा के लिए लाहे अमल बनाया, और ना जाने कब तक मैं इन कामों में मसरूफ रहा। गारों की छत मेरी पसंदीदा जगह थी जहां मैं सितारों की चाल का मुतालिया करता था। ये सितारे मेरे दोस्त थे जो मुझे माजी, हाल और मुस्तकबिल की कहानियां सुनाते थे। मुस्तकबिल मेरे लिए बहुत दिलकश था, लेकिन मैंने अपनी मालूमात सितारों तक ही महदूद न रखी। यहाँ रहकर मैंने सूरज का मुतालिया किया। सूरज जो कायनात के सरबस्ता राजों का मंबा है, मैंने इसकी किरणों को अपनाया और ये किरणें भी मेरी दोस्त बन गई। मैं अपने इन दोस्तों में मगन था। इनके साथ साथ मेरे तजुर्बात भी जारी थे। न जाने कितना अरसा बीत गया, शायद कई सदियां। तब मैंने इस कार को इस शक्ल में तरतीब दिया प्रोफेसर, जो तुम्हारे सामने है। आशोशा का गम मेरे सीने से मिट चुका था। मेरी जिंदगी में रहबानियत आ गई थी। मेरे सोचने का अंदाज बदल गया था। मैं दुनिया के तमाम अलूम इस कार में जमा कर लेना चाहता था। मैं कूजे में दरिया समेट लेना चाहता था। लेकिन एक रात जब मैं अख्तर शनासी कर रहा था, मेरे जहन में काहुलत थी। मुझे अचानक माहौल से बेजारी का एहसास हुआ। मैंने अपना तजिया किया, मैं क्या चाहता हूँ औरत। लेकिन मेरे अज़ा ने मेरे इस ख्याल को रद्द कर दिया और बहुत देर के बाद मैंने समझा, मैं सो जाना चाहता हूँ। जागने का वक्त मुकम्मल हो चुका था। अब मुझे एक तवील नींद की जरूरत थी। हाँ, अब मुझे सो जाना चाहिए। मैंने सोचा था, लेकिन मैं जानता था कि नींद आर्जी होती है। एक रोज मुझे फिर जागना है। मैं जागने के लिए वक्त का तयन जरूर कर लेना चाहता था। इंसानी जिंदगी के जुरूब मैंने देखे थे, वो यकसां थे, सिर्फ थोड़ी सी रद्दोबदल के साथ अदवार मेरे सामने आए थे। हर कबीले और अफराद के हर घरों में मैं एक मुनफरिद हैसियत का हामिल रहा था। हर दौर में मेरी पूजा की गई थी। कोई मेरा मुकाबिल नहीं था। मैं सबसे अरफा व आला था, लेकिन यह मेरी तलब नहीं थी। मैं इक़्तिदार और पूजा का ख्वाहिशमंद नहीं था। मैं इससे इनकार नहीं करूंगा प्रोफेसर के इस वक्त तक जो लोग मेरे सामने आए थे वो मुझसे कमतर थे। मैं हर तरह इन पर फोकियत रखता था। बजाते खुद वो कुछ न थे, इसलिए मैंने उनके लिए तको-दो भी की। यूं समझो प्रोफेसर कि मैं जिसके साथ होता कामयाबी और कामरानी उसके हम कदम होती। लेकिन ये मेरी ख्वाहिश नहीं थी, बस हालात ने मुझे मजबूर कर दिया था। कुछ ऐसा माहौल पेश आता था कि मैं इनके लिए कुछ करने पर मजबूर हो जाता। बहुत से कबीलों को मेरी वजह से सरफराजी मिली थी। ताज की झूठी खुदाई चलने देता। क्या मैं अगनास जैसे नेक नफीस इंसान को ताज के जुल्म का शिकार होने देता? लेकिन प्रोफेसर, यूं समझो कि आशोशा ने मुझे तहसील इल्म के जिस रास्ते पर लगाया था, उसने मेरे अंदर एक अनोखी खुद गर्जी पैदा कर दी थी। मैंने सिर्फ अपने लिए जीने का फैसला कर लिया। मुझे अदवार में सिर्फ एक तमाशाई की हैसियत हासिल हो गई थी। मैं खुद किसी के मामले में टांग क्यों उड़ाऊं? मुझे तो सिर्फ ये देखना चाहिए कि वक्त के दहाड़े के साथ इंसान की सोच कौन सी राह इख्तियार करती है और क्या रूप बदलती है। दुनिया किस अंदाज में आगे बढ़ती है। मैं किसी के मामले में मुदाखलत क्यों करूं? मुझे तो सिर्फ एक मुहक्किक होना चाहिए। हाँ, अपनी दिलचस्पी के लिए जिस इकदाम की जरूरत पेश आए उससे गुरेज भी हमाकत है।
हर दौर में सिर्फ अपना काम करो, अपने लिए जियो और दुनिया का तमाशा देखो। मैं नहीं कह सकता प्रोफेसर कि मेरी ये सोच दुरुस्त है, ये गलत है, लेकिन इसके बाद मैं कामयाबी से उस पर अमल पैरा हुआ। यानी मैंने दूसरों के दर्द समेटना बंद कर दिए। हाँ, किसी माहौल पर अपनी जात जम करने के लिए अगर कभी हाथ पांव हिलाने की जरूरत पेश आई तो मैंने इससे दुरेग नहीं किया। और तुम जानते हो प्रोफेसर के किसी मामले में कामयाबी हासिल कर लेना मेरे लिए कौन सी बड़ी बात थी। चुनाचे इस फैसले के बाद मैं दिलचस्प तरीन वाकयात का एक समंदर बनता गया जो रवां दवा रहा, और मैं इस समंदर की एक एक मौज से लुत्फ हासिल करता रहा। मेरे सामने बड़े बड़े जाबरों के दौर गुजरे। मैंने बड़े बड़े मुहय्युल अकुल कारनामे देखे जो दर हकीकत मेरी समझ में नहीं आ सके थे। मैंने इन पर तहकीक करने की कोशिश भी की, लेकिन बाज मामलात में मुझे अपनी नाकामी का भी एतराफ़ करना पड़ता है। बहरहाल मैं अपनी तवील नींद की तैयारियों में मशगूल हो गया। मैंने ज़रूरी इंतजामात किए, और ये इंतजामात इन इंतजामात से मुख्तलिफ नहीं थे प्रोफेसर, जो तुमने यहाँ आने के बाद देखे। तब मैं रेत के पिघले हुए जुस से ढले हुए इस ताबूत में लेट गया। मेरे जिस्म की हिफाजत के लिए जोहरे हयात के कतरे मुझ पर रक्सा थे। मैंने अपने जागने के लिए एक दौर का तयन कर लिया था। खा मेरे दोस्त सितारों ने मुझे बताया था कि वो दौर तहजीब का दौर कहलाएगा। इस दौर का इंसान मुहज्जब होने का दावा करेगा। वो दौर इजादात का दौर होगा। इंसान अपनी सहूलतों के बहुत से सामान करेगा और दुनिया का रंग बदलता चला जाएगा। मैं तहजीब के दिलचस्प दौर में आंख खोलने की ख्वाहिश लेकर गहरी नींद सो गया। गहरी और तवील नींद, और दिन गुजरते रहे, माह गुजरते रहे, साल गुजरते रहे, सदियां गुजरती रही। मौसम बदल गए, जोग्राफिया बदल गए, हालात बदल गए, यहाँ तक कि मेरे जिस्म पर होने वाली जोहरे हयात की बारिश रुक गई। मेरे आज़ा में ईंठन होने लगी। तब मैंने एक तवील अंगड़ाई ली और आंख खोलती। मैं जाग गया। एक सोए हुए मुसाफिर की तरह मेरी आंख खुली। मंजिल का ख्याल आया और मैं काहुलत की अंगड़ाइयां लेता हुआ ताबूत से निकल आया। मेरे जिस्म बेरंग हो रहा था। मेरे आज़ा में थकन थी। जोरे हयात ने मुझे तरोताज़ा रखा हुआ था। बर्फ की सर्दी ने मेरी हैसियत में तब्दीली नहीं होने दी थी, लेकिन मैं शिद्दत से गुस्ले आतिश की जरूरत महसूस कर रहा था। तब मैंने कार से बाहर निकल कर देखा। दुनिया जरूर बदल गई थी, लेकिन बर्फ का ये वीराना इंसानी कदमों से दूर था। तहजीब के दौर के इंसान ने अब इस कदर तरक्की भी नहीं की थी कि वो इन नाकाबिले अबूर वीरानों को मुसख्खर कर ले। बाहर की फिजा जूं की तूं थी, हालात जूं के तूं थे। एक लम्हे के लिए मुझे एहसास हुआ कि कहीं मैं वक्त से पहले तो नहीं जाग उठा। क्या वाकई सदियां गुजर गईं? क्या वाकई वो दौर आ गया जिसका तयन करके मैं सोया था? मेरा अंदाजा गलत तो नहीं हो सकता। बहरहाल इसका तजिया तो इन वीरानियों से निकल कर ही किया जा सकता था, लेकिन इससे कबल मुझे अपनी जिस्मानी ग़िज़ा का इंतजाम करना था। चुनाचे सबसे पहले मैंने तेज आग का इंतजाम किया, ऐसी आग जो मेरे एक एक अज़ू से थकन न छोड़ते। मैंने इसके लिए पत्थरों की एक गार का इंतखाब किया और फिर उस गार में आग रोशन कर दी। एक खौफनाक आग जो पत्थरों को भी पिघला दे। आग भड़कती रही, और जब गार का रंग सुर्ख हो गया, पत्थरों से सुर्ख पसीना बहने लगा, तो मैं अपने रूहानी और जिस्मानी ग़िज़ा हासिल करने के लिए अंदर दाखिल हो गया। प्रोफेसर, आग मेरी जिंदगी को जिला बख्श थी। है आग मुझे ऐसा सुकून देती है जिसकी अल्फाज में लाना मुहाल है। गार से बरामद हुआ तो गोया नौज़ायदा था, चाको चुबंद, हर आज़ार से आज़ाद। तमाम जिस्मानी कुव्वतें वापस आ गई थी, तमाम ज़हनी कुव्वतें होद कर आई थी। कार में वापस आया, अपने प्रोग्राम पर निगाह डाली और फिर अपनी तमाम चीज़ों को महफूज करके वापस चल पड़ा। इन ढलानों को अबूर किया और इसी इलाके का रुख किया जहाँ कमटाली आबाद था। तवील सफ़र हस्बे मामूल जारी रहा। रास्ते भर शिकार मिलता रहा। कई जंगल उभर आए थे, नए रास्ते निकल आए थे, लेकिन आशोशा के पहाड़ जूं के तूं थे। वो आबशार उसी तरह गिर रहा था जो सदियों पुराना था, लेकिन उन पहाड़ों के दूसरी तरफ देखकर मैं दंग रह गया। पहाड़ों की दूसरी तरफ समंदर था, सिर्फ समंदर। हाँ प्रोफेसर, जहाँ कभी दरख्त थे, कराल थे, खेती बाड़ी होती थी, हंसते खिलते घराने आबाद थे, वहां अब समंदर की बेरहम मौजें सर मार रही थी। कमटाली का वजूद खत्म हो गया था, वहां कुछ भी नहीं था प्रोफेसर। ये समझने में दिक्कत न हुई कि समंदर ने वुस्सत इख्तियार की और कमटाली निस्तो नाबूद हो गया। वहां वो ज़हीन लोग न जाने किस तरह मौत का शिकार हुए होंगे। मैं इस बस्ती का खालिक था और अपनी बनाई हुई इस बस्ती को तबाह देखकर मुझे दुख हुआ था। मैंने उस बस्ती से बहुत कुछ लिया था, उसे बहुत कुछ दिया था। क्या तुमने मेरी इस बात पर यकीन किया था प्रोफेसर कि मैंने इसी बस्ती को समंदर के पानी से रोशन किया था? क्या यह अनोखी बात नहीं थी? प्रोफेसर खावर चौंक पड़ा। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, दर हकीकत उस तवील कहानी में यह नुक्ता सबसे ज्यादा काबिल यकीन था। क्या इस दौर के लोग वो रोशनी नहीं दरियाफ्त कर सके जो तवानाई से हासिल होती है? वो रोशनी अब तो ऐसी अशकाल इख्तियार कर गई है कि तुम दंग रह जाओगे। तवानाई ने हमारी जिंदगी का हर काम संभाल लिया है, लेकिन हम इसे जदीद दौर के दरियाफ्त समझते हैं और किसी तौर ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि माँ कबल तारीख का इंसान भी इलेक्ट्रिसिटी दरियाफ्त कर चुका था। प्रोफेसर खावर ने साफ गोई से कहा, नहीं प्रोफेसर, माँ कबल तारीख के तवील दौरों में इंसानी तरक्की के मुतालिक जो तफासील हैं उनमें तुम इस बात को नज़रअंदाज नहीं करोगे कि माकबल तारीख के इंसान ने ग़िज़ाई अजनास दरियाफ्त की, बेहतर
मकान तैयार कर लिए, अपनी मादी जरूरतों को पूरा करने के खास तरीन इंतजाम कर लिए। मुख्तलिफ अदवार के कुछ नाम तजवीज़ हुए, मसलन हिजरी, ब्रह्मी और आइनी। खुद इनसे मुनकशफ होता है कि इंसान मामूली औजारों से तरक्की करते करते आला दर्जे के औजार बनाने लगा। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंसान वसाइल को मकासद के मुताबिक बनाने की सलाहियत में आगे बढ़ता क्या। यही शय जिसे हम आज फनी इस्लाह करार देते हैं। माकबल तारीख का इंसान भी आज के इंसान से मुख्तलिफ नहीं था। हाँ, उसके पास ठोस वसाइल नहीं थे, अभी वो ज़हनी तौर पर पुख्ता नहीं हुआ था, किसी अचानक और हादसाती दरियाफ्त हो जाने वाली चीज पर ठोस तजुर्बात नहीं कर सकता था। इसलिए कुछ दरियाफ्त शुदा चीजें किसी वजह से ज़ाया होने के बाद दोबारा उस शक्ल में ना आ सकी, और नतीजा ये हुआ कि उनकी बाज़ खूबियां उनके साथ खत्म हो गई। और जदीद दौर के इंसान ने जब इनके अंदाज में सोचा तो अपने पूरे वसाइल से काम लिया, इसके बारे में पुख्तगी से तजर्बात किए और वही गुमशुदा कुव्वतें फिर ओद कर आईं। नए दौर का इंसान इन्हें खुद से मंसूब करने में हक बजाने पे, लेकिन वो पुराने दौर के इंसान को बिल्कुल बेसलाहियत जाहिर करने में तंग दिली से काम लेता है। कमटाली के लोग अगर हयात पाते तो शायद वो सबसे पहले लोग होते जो तवानाई से पैदा होने वाली रोशनी के मुअज्जिद कहलाते, लेकिन हालात ने उन्हें मौका न दिया और वो समंदर के शिकार हो गए। बहरहाल जदीद दुनिया शायद तुम्हारे इस इंकशाफ को कबूल न करे। मुझे दुनिया से क्या लेना है प्रोफेसर, मैं तो तुम्हें अपनी कहानी सुना रहा हूँ जिसका हर बाप तुम्हारे लिए नाकाबिले यकीन होगा, लेकिन मैं तुम्हें एक एक चीज का ठोस सबूत मुहैया करूंगा, सिर्फ एक सबूत जिसके बाद तुम मेरी हर बात का यकीन करने पर मजबूर होगे। तुम्हारे हैरत अंगेज होने पर तो हमें यकीन है दोस्त। बहरहाल जागने के बाद की कहानी सुनाओ। मैं जानता हूँ तुम्हारा नशा होकर रहा होगा। बहरहाल मैं कमटाली वालों को किसी नए रूप में देखना चाहता था, लेकिन उनके तमाम रूप समंदर की नजर हो गए थे। मेरे अंदाजे के मुताबिक सितारों की पेशगोई के मुताबिक तहजीब का दौर शुरू हो चुका था, लेकिन उस नए दौर के लोग कहाँ थे उनके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था। इस बार समंदर के सफर को दिल न चाहा और मैंने मुखालिफ समत चलना शुरू कर दिया। अगर जमीन की इंतहा भी पानी पर होती तब देखा जाएगा, लेकिन इस वक्त तक खुश्की के रास्ते सफर करूंगा जब तक जमीन बाकी है। मुझे तहजीब के गहवारों की तलाश थी। मैं देखना चाहता था कि तहजीब की इब्तिदा किस अंदाज में हुई है। मैं चलता रहा और फिर सितारे निकल आए। मैंने कयाम किया, पेट भरा और फिर अपने पुराने दोस्तों से मुलाकात करने लगा। मेरे दोस्त मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे, मुझसे शनासाई का इजहार कर रहे थे और मैं इनसे गुफ्तगू कर रहा था। मैं इनसे तहजीब की समतें मालूम कर रहा था और इन्होंने मुझे मायूस न किया। सूरज, चांद, सितारे सब मेरे मुआवन थे। सितारों ने मुझे मंजिल की समत दिखाई और सूरज की किरणों ने निशान मुहैया किए। मैं चलता रहा, पहाड़ों में, मैदानों में, दलदलों में, और सफर तय होता रहा। न जाने कितने चांद निकले, कितने सूरज डूबे। मेरा सफर जारी रहा, तवील सफर तहजीब की तलाश में, और फिर मुझे इंसान के निशान मिलने लगे। मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। मैंने जिस दौर की ख्वाहिश की थी, अब मैं उस दौर के इंसानों में पहुंचने वाला था। मैं उनके साथ सांस लूंगा। मैं नए दौर के नए इंसानों को देखूंगा, इनका रहन सहन, इनकी जिंदगी, इनका अमल, घोड़े के कदमों के निशानात, भेड़ों के गल्ले और ऐसी ही दूसरी चीजें देखता हुआ मैं आगे बढ़ता रहा। मेरा जिस्म हस्बे मामूल चांद की तरह सुनहरा था। मेरे बाल लाग की तरह सुर्ख थे और मेरे चेहरे पर जवानी की ताजगी थी।